नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, इमरजेंसी लगाने वालों ने संविधान की हत्या की, न्यायपालिका को भी गुलाम बनाए रखने का था इरादा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में योग पर विस्तार से की चर्चा। पीएम ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भव्य बनता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में धार्मिक यात्राओं के महत्व पर की बात। कहा, लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब ये गाथाएं। कोलकाता दुष्कर्म मामले में सत्तारूढ़ टीएमसी से भाजपा का सवाल, अपराधों की लंबी सूची होने के बावजूद खुलेआम क्यों घूम रहा है मनोजीत मिश्रा। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के विवादित बयान पर भी भाजपा हमलावर। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के दावे को भारत ने किया खारिज। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। और यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास। आयुष ने सेमीफाइनल में दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी को हराया, वहीं 16 वर्षीय तन्वी बनी किसी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 123वीं कड़ी की, जो आज उन्होंने दिन में 11 बजे जिसका प्रसारण किया गया। इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में योग पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने कहा कि बीते 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का यह सिलसिला और भव्य बनता जा रहा है। भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार, योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक के रूप में उभरा है। बीते 10 वर्षों में देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों ने योग को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने का कार्य किया है। पीएम मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में योग दिवस की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने इस साल विभिन्न जगहों पर आयोजित योग कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तिकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। वड़नगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम के साथ मनाया गया। देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों ने योगाभ्यास किया। पीएम मोदी ने विदेशों में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है।
न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही, शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है और योग के माध्यम से अपने तन और मन को स्वस्थ बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में जनता के साथ अपने विचार साझा किए। ये कार्यक्रम की 123वीं कड़ी थी, जैसा कि हमने आपको बताया, और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान धार्मिक यात्राओं पर भी अपने विचार साझा किए। पीएम ने धार्मिक यात्राओं को भगवान से जुड़ने का एक जरिया बताया, साथ ही सेवा के अवसरों का महानुष्ठान भी इसको बताया। मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक यात्राओं की महत्ता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने धार्मिक यात्राओं के दौरान सेवा के अवसरों को महाअनुष्ठान बताया। ये यात्राएं शरीर के अनुशासन का, मन की शुद्धि का, आपसी प्रेम और भाईचारे का, प्रभु से जुड़ने का माध्यम है। जब कोई भी यात्रा होती है तो जितने लोग यात्रा पर जाते हैं उससे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा के काम में जुड़ते हैं। सेवा भाव से ही मेडिकल कैंप और सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। कितने ही लोग अपने खर्च से तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की और रहने की व्यवस्था करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा, पवित्र अमरनाथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने इन यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और जो लोग सेवा में जुटे हैं उन्हें साधुवाद दिया। लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुभारंभ हुआ है। हिंदू, बौद्ध, जैन हर परंपरा में कैलाश को श्रद्धा और भक्ति का केंद्र माना गया है। साथियों, 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। जब हम श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से और पूरे अनुशासन से अपनी धार्मिक यात्रा संपन्न करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। पिछले महीने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत से वियतनाम ले जाया गया था। वहां इन्हें जनता के दर्शन के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इसके लिए वियतनाम के बहुत से लोगों ने संदेश भेजकर भारत के प्रति अपना आभार जताया है। दरअसल भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों की खोज आंध्र प्रदेश में पालनाडु जिले के नागार्जुन कोंडा में हुई थी। इस जगह का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। पिछले महीने भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को भारत से वियतनाम ले जाया गया था। वहां के 9 अलग अलग स्थानों पर इन्हें जनता के दर्शन के लिए रखा गया। भारत की पहल एक तरह से वियतनाम के लिए राष्ट्रीय उत्सव बन गई। आप कल्पना कर सकते हैं, करीब 10 करोड़ लोगों की आबादी वाले वियतनाम में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन किए। बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन सभी भाव विभोर थे। इस यात्रा के प्रति वहां के लोगों में सम्मान का भाव इतना गहरा था कि वियतनाम सरकार ने इसे 12 दिन के लिए और आगे बढ़ाने का आग्रह किया था और इसे
भारत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से आग्रह किया कि वे अपने राज्य के बौद्ध स्थलों की यात्रा जरूर करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव होगा, साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का एक सुंदर अवसर भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 25 जून को इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों ने संविधान की हत्या की है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों का इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। 50 साल पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला अध्याय 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा के साथ लिखा गया था। मन की बात की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए कहा कि जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई की एक ऑडियो क्लिप का जिक्र किया। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गईं, लेकिन भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और आखिरकार आपातकाल हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थीं। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी का डटकर मुकाबला करने वालों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। देश में 50 वर्ष पहले लागू किए गए आपातकाल के गवाह बने लोग आज भी उस दौर को याद करके सिहर उठते हैं। उनके लिए यह किसी जंग से कम नहीं था। जानकारों का कहना है कि जब परिवार को देश के ऊपर रखा जाता है, तब आपातकाल जैसे काले अध्याय लिखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो ये थी मन की बात से जुड़ी खबरें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पश्चिम बंगाल भाजपा ने सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की सरकार पर सवालिया निशान लगाए हैं। भाजपा ने आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल किया कि 2013 से अपराधों की लंबी सूची होने के बावजूद मनोजीत मिश्रा 11 वर्षों से खुलेआम क्यों घूम रहा है। भाजपा ने टीएमसी से पूछा कि हत्या के प्रयास से लेकर यौन उत्पीड़न तक मनोजीत मिश्रा एक सीरियल अपराधी रहा है, फिर भी पुलिस ने उसे पहले कभी गिरफ्तार करने की हिम्मत क्यों नहीं की। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा है कि टीएमसी का कहना है कि वे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये एक बेशर्म झूठ है। जब किसी कॉलेज में किसी व्यक्ति को चाकू मारकर कोई वर्षों तक गायब रहता है तो क्या इससे सावधान नहीं होना चाहिए था? या अपराधियों को बचाना अब राज्य सरकार की आधिकारिक नीति बन गई है? और कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। जहां विपक्षी बीजेपी इस मुद्दे पर टीएमसी को लगातार घेरने में लगी हुई है, वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान देकर बीजेपी को और मौके दे रहे हैं। अब कल्याण बनर्जी के बाद टीएमसी में एक और नेता ने विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। इस मामले में टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने बेहद संवेदनहीन बयान दिया है। उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म के लिए छात्रा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और कहा कि वो उस घटनास्थल पर उस वक्त गई ही क्यों थी। यदि वो घटनास्थल पर नहीं जाती तो ये घटना कभी नहीं होती। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation। ये संवेदनहीन और बेशर्म बयान है। इस पे अब टीएमसी विधायक मदन मित्रा के इस बयान की चहुओर आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए। और बीजेपी ने उनके बयान को लेकर मदन मित्रा पर और टीएमसी पर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मदन मित्रा के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि क्या मदन मित्रा तय करेंगे कि किसे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए? मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए? ये आदमी, ये ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो अगर कोई कहता है कि उस लड़की को वहाँ नहीं जाना चाहिए था तो इससे बेशर्म बयान और कुछ हो नहीं सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड से एक खबर है जहां की उत्तरकाशी के बडकोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में बादल फटने से निर्माणाधीन होटल साइट क्षतिग्रस्त होने के बाद वहां रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता हो गए हैं। बादल फटने से यमुनोत्री मार्ग पर भी प्रभावित 3 जगहों पर यह मार्ग प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने बताया है कि बचाव और तलाशी अभियान जारी है। 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हाईवे है और सिलाई बैंड नाम की जगह है जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है।
तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। और बादल फटने से यमुनोत्री मार्ग कई जगह अवरुद्ध हो गया। डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि जिन जगहों पर मलबा जमा है उसे जल्द ही हटा लिया जाएगा। वहीं पूरी तरह से बहे हुए सड़कों पर यातायात सुचारू करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। पे सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है, तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड क्लियर करने में। परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर के एरिया, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा इसको वापस से रिस्टोर करके। जो ट्रैफिक ऊपर है हमारा यमुनोत्री की तरफ जो कल दर्शन के लोग गए थे, उनको लाने के लिए अभी हमने 3 बजे तक का समय दिया है। और भारत ने पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान को दृढ़ता के साथ खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना का एक आधिकारिक बयान देखा है जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को पूरी तरह से खारिज करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को एक आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के कम से कम 13 कर्मियों की मौत हो गई। और पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान आज सुबह भगदड़ मच गई। ये घटना सुबह करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई, जब सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर परिसर और रथ के समीप एकत्रित थे। रात 12:15 बजे पहुड़ा नीति संपन्न हुई थी, जिसके तहत भगवान के दर्शन बंद कर दिए गए थे। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के फिर से प्रारंभ होने की प्रतीक्षा में रात भर वहां मौजूद रहे। सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए जब पट खुले तब श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक रथ की ओर दौड़ पड़ी, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन ने घटना में कम से कम 10 लोगों के घायल होने और 3 लोगों के मृत्यु की पुष्टि की है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि शारदा बली में महाप्रभु के दर्शन के लिए भक्तों में तीव्र उत्सुकता के कारण धक्का मुक्की और अराजकता के कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये लापरवाही अक्षम्य है। सुरक्षा चूक की तत्काल जांच की जाएगी और ये निर्देश दिए गए हैं कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। और मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स यानी MDL ने कोलंबो डॉकयार्ड PLC में निर्णायक हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। MDL $53 मिलियन यानी करीब 439 करोड़ रुपए में कोलंबो डॉकयार्ड PLC के शेयर्स खरीदने वाली है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक इस सौदे को MDL बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी रक्षा शिपयार्ड कंपनी है। ये किसी भारतीय कंपनी की किसी विदेशी शिपयार्ड का पहला अधिग्रहण है। रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए यह समझौता बहुत अहम है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ और भी मजबूत होगी। और संडेज ऑन साइकिल के सिलसिले को बरकरार रखते हुए रविवार को नई दिल्ली में एक बार फिर फिटनेस को लेकर जागरूक लोग एकत्रित हुए। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राहगीरी फाउंडेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छता सेनानियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिटनेस को लेकर जागरूक दिल्ली वालों के लिए अब रविवार की सुबह कुछ अलग होती है। भले ही संडे की छुट्टी हो, लेकिन ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं फिटनेस की अलख जगाने के लिए। सबका फिटनेस का मंत्र अलग हो सकता है। किसी को जुम्बा पसंद है तो किसी को योगा, और हर दिल पसंद साइकिल तो है ही। इस बार दिल्ली में संडेज ऑन साइकिल स्वच्छता सेनानियों के साथ मिलकर बनाया गया।
कॉमनवेल्थ खेलों की मल्टीपल मेडलिस्ट पहलवान बबीता फोगाट खास मेहमान के रूप में नजर आई। साइकिल पर सवार होकर सबने दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का चक्कर लगाया। काफ़ी खुशी हुई और सब लोगों से मिलकर और भी ज़्यादा खुशी हुई कि लोग मतलब इतना जल्दी उठने लगे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट जो है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की जब शुरुआत करी थी, उस दिन के दिन से लेकर आज तक मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अभियान बन चुका है। हर कोई फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ना चाहता है और अपने आप को फिट रखना चाहता है। हर रविवार को अब संडेज ऑन साइकिल के रूप में मनाया जा रहा है और इसे लेकर लोगों का जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग आज आए और राहगिरी फाउंडेशन के साथ आज हम लोगों ने कोलैबोरेशन शुरू किया है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, फन एक्टिविटीज़ भी हैं, नॉलेज एक्टिविटीज़ भी हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसलिए लोग फैमिली के साथ आ पाए हैं। और संडेज ऑन साइकिल जो फिट इंडिया का मैसेज है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर का मैसेज है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करें और फिट रहें और बीपी, शुगर, इस तरह की जो लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीजेस हैं उनका रेट कम हो। मुझे लगता है कि ये मिशन अब पॉसिबल लग रहा है। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप जो हम एक अच्छे पाथ पे चल रहे हैं। एक फिट इंडिया हमने स्टार्ट करा और फिट इंडिया के बाद हमने एक संडेज ऑन साइकिल स्टार्ट किया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फिट रहने के लिए कि हमारे जो शहर है वो स्वस्थ रहे। और हमारा शहर तभी स्वस्थ रह सकता है कि जब हमारा शहर में जो है सांस लेने लायक जो है वायु हो, एयर हो। तो पॉल्यूशन का जो सोल्यूशन है वो साइकिल है और संडेज ऑन साइकिल एक स्टेप है साइकिल एवरी डे के लिए। साइकिलिंग न सिर्फ फिट रहने का जरिया है, बल्कि दिल्ली जैसे शहर में प्रदूषण से निपटने में भी मददगार है। उम्मीद है कि संडेज ऑन साइकिल का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और फिटनेस और अपने शहर को स्वच्छ रखने के शौकीन लोग ऐसे ही इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।